जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के करंट का बुक से हम लोग उसके एक-एक टॉपिक को देख रहे हैं। आज हम लोग भारत के बजट का जो पूरा विश्लेषण देखेंगे और उससे जितने भी प्रश्न हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, उसको हम लोग याद कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किया। इस बजट को सरकार ने अमृतकाल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया। तो आप याद रखेंगे कि जो इस बजट को जो पेश किया गया, इसका जो नाम रखा गया है वो अमृतकाल के बजट का के लक्ष्य के रूप में इसको नामित किया गया है। तो जो 2022-23 का बजट है उसका नाम अमृतकाल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया गया है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हर 100 आज़ादी के 100वां वर्ष पर पहुँचेंगे हम लोग, मतलब ये 75वां वर्ष हम लोग आज़ादी का मनाए हैं और 75 से हम लोग 100 तक जाने का जो 100 वर्ष तक हम लोग आज़ादी का पहुँचेंगे, तो इस काल को हम लोग अमृत वर्ष के रूप में घोषित किए हुए हैं। और इसका उद्देश्य इस अमृत काल में जो निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। तो इस अमृत काल में जो निर्धारित लक्ष्य है उसमें सूक्ष्म आर्थिक स्तर, समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास की सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना और सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश को प्रोत्साहन करना। तो ये आपका जो मुख्य लक्ष्य है वो अमृतकाल के जो इस 25 वर्ष के काल का जो पहला बजट पेश किया गया, अमृतकाल का जो पहला बजट पेश हुआ, उस बजट में आपको 3 जो लक्ष्य रखा गया है। सूक्ष्म आर्थिक स्तर पर जो सूक्ष्म उद्योग है उनको बढ़ावा देना है, डिजिटल अर्थव्यवस्था डिजिटलाइजेशन जो है, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में काम करना है तथा जो सार्वजनिक पूंजी निवेश जो है वो उसमें भी निजी मतलब जो प्राइवेटाइजेशन है इसको बढ़ोतरी करना है। ये 3 लक्ष्य आपको निर्धारित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 रहने का अनुमान लगाया गया है। तो याद रखेंगे कि जो 2022-23 में जो आर्थिक विकास दर रहने वाला है भारत का, वो 9.2% का निर्धारण किया गया है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ रखेंगे कि 2021-22 में यह निर्धारण जो था वो 8 से 8.5% था। लेकिन देखिए 2021-22 का जो था उसमें हमारा जो क्या निर्धारण था, 8 से 8.5 और जो इस बार 2022 और 23 का जो निर्धारण किया गया है वो आपको निर्धारण किया गया है 9.2%। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे कि 2021-22 में 8 से 8.5% का निर्धारण था और 2022-23 में इसका 9.2% का निर्धारण किया गया है। कुल भारत के विकास का जो लक्ष्य है वो कुल 39.45 लाख करोड़ का इस बार बजट पेश हुआ था। तो याद रखेंगे कि लगभग 39.5 करोड़ 3945 करोड़ का इस बार का बजट पेश हुआ था। लाख करोड़ का 39.45 लाख करोड़ का, जिसमें आपको राजस्व प्राप्ति आपको 22 लाख करोड़ था और पूंजीगत प्राप्ति जो था वो 17 लाख करोड़ था, लगभग 17 लाख करोड़ था। तो इन दोनों का एक बार ध्यान में रखेंगे कि 39.45 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ, जिसमें लगभग 22 लाख करोड़ राजस्व प्राप्ति और 17.5 लाख करोड़ आपको पूंजीगत प्राप्ति से हमको यह आय प्राप्त हुआ। इसमें कुल खर्च जो हुआ उसमें राजस्व पर जो खर्च हुआ वो 31 लाख करोड़ तथा पूंजीगत जो खर्च हुआ 7,50,000 यानी 7.5 लाख करोड़ पूंजीगत खर्चा हुआ था। तो याद रखेंगे कि लगभग 32 करोड़ आपको राजस्व खर्च और 7.5 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च, राजस्व प्राप्ति 22 लाख करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति 17.5 लाख करोड़, कुल जो बजट पेश हुआ वह 39.45 लाख करोड़ का। जो आपका बजट घाटा रहा वह शून्य रहा। तो ये भी याद रखेंगे कि जो बजट घाटा है इस बार शून्य रहा है। राजकोषीय घाटा, ये देखिए यहाँ से एक प्रश्न तो ज़रूर बन जाएगा। याद रखेंगे कि जो फिजिकल जो राजकोषीय घाटा है उसको जीडीपी का 6.4% है और जो राजस्व घाटा है वो जीडीपी का 3.8% है और प्राथमिक घाटा है जो 2.1% है और प्रभावी राजस्व घाटा जो है वो 2.6% है। तो हम लोग इसका रखेंगे कि राजकोषीय घाटा 6.4, राजस्व घाटा 3.8 और प्राथमिक घाटा जो है 2.8। तो यहाँ रखेंगे प्राथमिक घाटा 2.8, राजस्व घाटा 3.8 और राजकोषीय घाटा 6.7। तो ये हो गया आपको प्राथमिक घाटा, ये हो गया आपको राजस्व घाटा और ये हो गया आपको राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा पूछ देता है तो 6.4 था और प्राथमिक घाटा 2.1 और 1 बढ़ा दीजिए 3.1 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको राजस्व घाटा और 6.4 हो जाएगा वो आपको हो जाएगा राजकोषीय घाटा। तो इसको हम लोग एक बार याद रखेंगे। वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटा की अनुमति होगी, जिसमें से वो 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो अनुमान है वो आपको
1661.196 करोड़ आपको लगभग 16.62 लाख करोड़ लगाया गया है जो राजकोषीय घाटा होगा। तो राजकोषीय घाटा अगर परसेंटेज में पूछ दे तो 6.4% याद रखेंगे, और अंक में पूछे तो 16.5 लाख अप्रॉक्स याद रखेंगे, 16.62 लाख करोड़। मतलब इस बार सरकार को 16.62 लाख करोड़ का जो कर्ज लेना पड़ेगा। राजकोषीय घाटा का जो यही मतलब होता है कि जो राजकोषीय घाटा का मतलब कि इस बार जो आपको विकास करना है उसमें कितना कर्ज आपको लेना पड़ेगा। तो इस बार आपको 16.16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ेगा जो आपको जीडीपी का 6.4% है। और जो 15वें वित्त आयोग का जो सिफारिश था उसमें जो स्टेट को राजकोषीय घाटा का अनुमान दिया गया वो 4% तक दिया गया है। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% करने का लक्ष्य रखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो सरकार है वह राजकोषीय घाटा को 4.5% तक लाने के लिए यह किस समय तक लक्ष्य रखा है, तो 2024-25 तक, जिस साल 2025-26 तक जब इलेक्शन एक साल बीत जाएगा, मतलब इलेक्शन 24 में हो जाएगा और 25 और 26 में यह निर्धारण किया गया है कि उस समय तक हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो 6.5% इस बार राजकोषीय घाटा रहा। 4.5 करने का लक्ष्य रखा गया है 2025-26 में, और 4% जो लक्ष्य रखा गया है वो राज्यों को आपका राजकोषीय घाटा का अनुमान रखा गया है। राजकोषीय घाटा का जो कर्ज लेना पड़ेगा या राजकोषीय घाटा जो अंक में होगा वो 16.62 लाख करोड़ होगा। अब यहाँ एक बार हम ये भी पढ़ लेते हैं कि जो रुपया है हमारे बजट के लिए जो 39.45 लाख करोड़ है वो उसमें हमारे बजट का रुपया आता कहाँ से है। तो आपको देखेंगे कि सर्वाधिक जो रुपया हमारा आता है वो उधार और अन्य जो देय हैं उसके थ्रू आता है। जीएसटी के थ्रू हमारा 16% रुपया आता है, निगम कर के द्वारा 15%, आय कर के द्वारा 15% और केंद्रीय जो उत्पाद शुल्क लगाया जाता है उस पे 7%। तो यहाँ सबसे ज़्यादा हमारा जो पैसा आया वो हमारा आया 35%। उधार जो हम लोग देते हैं और अन्य जो देय हैं उसके थ्रू हमारे पास पैसा आता है। और रुपया हमारा जाता कहाँ है, तो सर्वाधिक जो रुपया है वो हमारा जाता है आपको ब्याज जो हम लोग कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज में हमारा लगभग 20% रुपया चल जाता है। करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा होता है उसको देने में 17%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 15%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण के लिए 10% और केंद्र का जो प्रायोजित योजना होता है उसके लिए 9%। तो यहाँ से आपको सारा रुपया जाता है। तो यहाँ याद रखें कि सर्वाधिक जो रुपया जाता है वो ब्याज अदायगी में, और सर्वाधिक जो रुपया आता है वो उधार अगर हम लोग दिए हैं वो अन्य देय होता है उसके थ्रू हमारे पास आता है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्राप्त करने के लिए सरकार ने पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसको याद रखेंगे। पीएलआई स्कीम जो बार बार आप सुनते हैं कि पीएलआई स्कीम, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव होता है। और इस स्कीम को 14 सेक्टरों मतलब 14वां जो सेक्टर है वो ड्रोन सेक्टर को जोड़ा गया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो हमारा पीएलआई स्कीम के तरह 14वां सेक्टर जोड़ा गया है तो उस सेक्टर का क्या नाम है, तो उस सेक्टर का नाम आपको ड्रोन है। तो याद रखेंगे 14वां सेक्टर के रूप में ड्रोन को हम लोग लाए हैं। तो पीएलआई स्कीम के थ्रू कितना सेक्टर हो गया, 14 सेक्टर। पीएलआई जो फुल फॉर्म हो गया इसका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, और इसका जो 14वां है वो ड्रोन है। सरकार ने बजट 2022-23 में पीएलआई स्कीम के तहत 5G के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने पर जोर दिया है। हो सकता है सरकार आगे चलकर 5G को पीएलआई स्कीम का 15वां सेक्टर घोषित करे। वर्तमान में अभी 14 सेक्टर है। तो याद रखेंगे कि वर्तमान में 14 सेक्टर, 14वां सेक्टर हमारा ड्रोन है और इसका पब्लिक जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसको हमारा फुल फॉर्म होता है। और ये 15वां आपको अनुमान लगाया जा रहा है कि आपको 5G को 15वां सेक्टर के रूप में घोषित किया जा सकता है। बजट 2022-23 में पीएलआई के 14 सेक्टरों में से एक सेक्टर हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल पर 19,500 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। भारत 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 2030 तक जो भारत है वो 280 गीगावाट जो सौर ऊर्जा है इसको प्राप्त कर लेगा। तो याद रखेंगे कि भारत जो 280 गीगावाट जो सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2030 तक भारत आपको रख लेगा। ये याद आप रखेंगे। COP26 में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से सिर्फ सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट प्राप्त करना था। और भारत इसमें से 2030 तक जो आपको COP26 में रखा गया कि 500 गीगावाट हम लोग जो अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करेंगे, तो उसमें जो सौर ऊर्जा है उससे 280 गीगावाट हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। और इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक है। तो याद रखेंगे कि COP26 का जो सम्मेलन हुआ था ग्लासगो में, उसमें 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया अक्षय ऊर्जा का। अक्षय ऊर्जा में भी 280 गीगावाट, इस 500 गीगावाट में 280 गीगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य है। सरकार इन 14 सेक्टरों में 60 लाख नई नौकरी सृजित करने का भी लक्ष्य रखी है। सरकार अगले 25 साल में 100 जो अमृतकाल का जो प्रवेश कर रहा है उसमें 2022-23 में 4 प्राथमिकताओं को विकास के लिए निर्धारित किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको कि जो हमारा ये जो अमृतकाल का जो भी बजट होगा वो इन 4 चीज़ों पर बहुत फोकस करेगा। और उस फोकस में है आपको पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, निवेशों का वित्त पोषण
और उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उद्यमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये एकदम ऑप्शन से सेम टू सेम इसी तरह पूछा जा सकता है कि 4 जो प्राथमिकता रखा गया है अमृतकाल में, जो हमारा बजट पर अमृतकाल में जो बजट पेश होने वाला है उसके 4 प्राथमिकता क्या है। तो पहले प्राथमिकता है पीएम गति शक्ति, रोड बनाने वाला, समावेशी विकास, सबका विकास हो, निवेशों का वित्त पोषण और निवेश हमारे ज़्यादा हो और उत्पादन में वृद्धि किया जाए, उद्यमान अवसर, लोगों के पास अवसर हो, ऊर्जा का परिवर्तन हो और तथा जलवायु का कार्य योजना हो। इन 4 चीज़ों पे हमारे जो अमृतकाल के बजट है वो निर्भर करेंगे। केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति जो है इसको सड़क संचालन करने के लिए सरकार ने 7 इंजन कारक को निर्धारित किए हैं, जिसमें आपको पीएम गति शक्ति जो कार्यक्रम है, देखिए मतलब ये जो 4 हमारा गति योजना है, इसमें आपको जो पीएम गति शक्ति है इसके 7 योजना मतलब 7 इंजन है। कौन-कौन है? आपको सड़क है, एयरपोर्ट है, रेलवे है, पतन यानी पोर्ट है, जलमार्ग है और लॉजिस्टिक अवसंरचना है। तो इन 7 इंजन का पता देखिए, एक तो हो गया कि बजट का 4 भाग में अमृतकाल का जो बजट होगा वो 4 उसका प्राथमिकता, उसके प्राथमिकता में जो पहला प्राथमिकता है पीएम गति शक्ति, उसका जो है वो आपको 7 इंजन दिया गया है। क्या है? सड़क जो है, सड़क मार्ग हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया और जो पतन हो गया, बंदरगाह हो गया, माल परिवहन जो माल ट्रेन वगैरह हो गया, जलमार्ग हो गया जो आपको गंगा नदी से आजकल देख रहे हैं आपको जा रहा है, और लॉजिस्टिक अवसंरचना। इस 7 चीज़ों को हम लोग एक बार ध्यान में रखेंगे। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं जो किया गया है उसको एक बार देख लेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको है जो सड़क परिवहन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में पीपीपी मॉडल पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभित किया जाएगा। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे 4 स्थानों की बात की जा रही है। कितने स्थानों पर जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा? तो 4 स्थानों पर बनाया जाएगा। एक रेलवे स्टेशन पर अब आते हैं कि रेलवे स्टेशन में क्या है। तो रेलवे स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की अवधारणा रेलवे में लाई जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच जो प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली, उसको जोड़ा जाएगा। तो ये भी पूछ सकता है कि कवच प्रणाली किससे संबंधित है? तो रेलवे से आप याद रखेंगे। अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। तो 400 जो है वंदे भारत ट्रेन का निर्माण होगा, तो ये भी याद रखेंगे। अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ देखिए आपको जो सड़क से आप समझ गए कि 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की अवधारणा। उसके बाद आपको हो गया जो कवच कार्यक्रम है सुरक्षा के लिए, वो कार्यक्रम 400 नए वंदे भारत ट्रेन और 100 नए पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का निर्माण होगा। मार्च 2022 में भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन से थापर नगर रेलवे स्टेशन के पास शुरू हुआ है। मतलब जो थापर नगर है वो आपको झारखंड में। तो याद रखेंगे जो पहला पीएम गति शक्ति योजना के तहत जो 100 कार्गो टर्मिनल बनाना है, उसका जो पहला कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया गया वो आपको आसनसोल से थापर नगर के बीच में चलाया गया। तो आसनसोल से थापर नगर जो झारखंड में स्थित है उसके मध्य इसको चलाया गया है। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, यहाँ पे पर्वतमाला जो रोपवे कार्यक्रम है उसके थ्रू भी कुछ काम किए जाएंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। रोपवे अब सार्वजनिक परिवहन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसे पर्वतमाला योजना के में शामिल किया गया है, यानी अब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में आ जाएगा। तो आप ये पूछ सकता है कि जो रोपवे कार्यक्रम है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वह सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के विकल्प में पीपीपी मोड पर एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर होगी। तो यहाँ याद रखेंगे आपको कि 8 रोपवे कार्यक्रम जो है वो 60 किलोमीटर का, इसको हम लोग जो रोपवे पर्वतमाला योजना है उसके थ्रू बनने वाला है। सरकार ने राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज मुक्त लोन 50 साल के लिए देगी, जिसके तहत राज्य अपने अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देंगे। तो ये भी आपको एक चीज़ आपको किया गया है कि 1 लाख करोड़ रुपया आपको सरकार बिना ब्याज की और वो भी 50 साल तक आपको देगी, जिससे आपको राज्य जो है अपने अपने जो राज्य का विकास है वो करेंगे। तो ये याद रखेंगे जो पर्वतमाला परियोजना है जिसके थ्रू 8 जो है आपको रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी दूरी आपको 60 किलोमीटर होगी। 100 कार्गो टर्मिनल, 400 आपको वंदे भारत ट्रेन शुरू किया जाएगा और रेलवे में, और उसके बाद इसका जो पहला ये आपको कार्गो टर्मिनल है वो आपको है आसनसोल डिवीजन से थापरनगर स्टेशन तक। ये सब याद रखेंगे। अब हम लोग कृषि के क्षेत्र में आते हैं। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जो मोटा अनाज वर्ष को घोषित किया गया यूएन के द्वारा, और यह भारत की ओर से ही पेश किया गया। तो इसको भी याद रखेंगे कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। गंगा नदी के दोनों तरफ 5 किलोमीटर में किसानों को रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती करने को बढ़ावा दिया जाएगा। खेतों में कीटनाशनियों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जो गंगा जो नदी है और उसके जो 5 किलोमीटर के आसपास के जो बहुत ही उपजाऊ खेती है उसको जो है उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें आपको बिना रासायनिक
खाद्य का बिना प्रयोग किए हुए, और इस चीज़ का बढ़ावा देने वाला है सरकार। और खेतों में जो कीटनाशियों के लिए छिड़काव किया जा रहा है, उसके लिए किसान ड्रोन्स से, अब जो ड्रोन का जो प्रयोग किया जाएगा वो आपको प्रयोग किया जाएगा किसान के खेतों में आपको कीटनाशक जो होते हैं उसके छिड़काव के लिए। तो ये भी आप याद रखेंगे। बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजना को जोड़ने की बात की गई है। तो यहाँ भी याद रखेंगे कितने नदी लिंक परियोजना होगी, 5 नदी लिंक परियोजना को जोड़ने के लिए बात की गई है, जिसमें आपको दरभंगा पिंजाल, पारा ताप्ती नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी, तो ये 5 नदी जोड़ो कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें आपको 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को चालू किया जाएगा। केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। इस परियोजना को 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। तो ये आपको ये अभी बहुत ही न्यूज़ में भी है, तो इसको याद रखेंगे कि टोटल 44,605 करोड़ की लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ किया गया है आपको गंगा जो नदी जोड़ो कार्यक्रम के थ्रू, और इससे आपको लगभग 103 मेगावाट हाइड्रो पावर तथा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा की प्राप्ति हमको होने वाली है। और यहाँ 5 जो है उसको भी एक बार देख लेते हैं कि दमन गंगा पिन पंजाल, पारा ताप्ती नर्मदा नदी जोड़ो, गोदावरी कृष्णा को, कृष्णा पेन्नार को और पेन्नार कावेरी को, इन 5 नदियों को जोड़ा जाने वाला है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जाने वाली टॉप 3 सब्सिडी, जो सर्वाधिक सब्सिडी दी गई वो फूड सब्सिडी में आपको देखेंगे कि 2 लाख करोड़, फर्टिलाइजर सब्सिडी में 1 लाख करोड़ और पेट्रोलियम सब्सिडी में लगभग 5800 करोड़ की जो सब्सिडी दी गई है इस बार। तो ये भी एक बार ध्यान रखेंगे। अब शिक्षा पे आते हैं। पीएम ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12वीं टीवी चैनल से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। तो ये आपको पहले याद रखना है कि पीएम ई विद्या योजना के तहत जो है वो आपको पहले 12 टीवी चैनल शुरू किया जाने वाला था, लेकिन उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो 200 टीवी चैनल। अब इस पर जो पीएम ई विद्या योजना जो इलेक्ट्रॉनिक विद्या और डिजिटलाइजेशन भारत के थ्रू इसका शुभारंभ होने वाला है। इसमें सभी राज्य के 1 से 12 तक का कक्षा के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। तो यहाँ पे इसका जो मतलब है पीएम ई विद्या योजना के तहत जिसके अंदर 200 विद्यालय खोला गया, उसका यह मुख्य उद्देश्य है कि कक्षा 1 से 12 तक के जो छात्र हैं उनको उनकी अपनी मातृभाषा में, जो वहाँ पे रहते हैं उनकी क्षेत्रीय भाषा में उनको शिक्षा प्रदान किया जाए। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत कौशल को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 में विज्ञान और गणित के साथ 50 वर्चुअल प्रयोगशालाओं और समकालीन शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी। बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब स्पोर्ट्स मॉडल पर बनाया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य के लिए क्या किया जाए? स्वास्थ्य के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम लागू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए बेहतर पहुंच के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। निम्हांस नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और IIITB बंगलोर तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। महिलाओं और बच्चों के समग्र स्वास्थ्य के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। तो आपको ये भी रखना है कि मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, मिशन जो वात्सल्य है, सक्षम कार्यक्रम है, सक्षम आंगनबाड़ी तथा पोषण 2.0, ये जो 4 कार्यक्रम आपको दिख रहा है इसका संबंध आपको किससे? स्वास्थ्य से है। तो मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 ये आपका संबंध है आपको स्वास्थ्य से। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जितनी भी योजनाएं थी सभी योजनाओं को मिलाकर ऊपर दिए गए योजनाओं में बांट दिया गया है। तो जितने भी आपको महिला और बाल विकास योजना के तहत था और स्वास्थ्य संबंधित जो कार्यक्रम थे उनके सबको मिला के महिलाओं और बच्चों के जो स्वास्थ्य के लाभ के लिए जो आपको बनाया जा रहा है उसमें आपको मिशन शक्ति देखने को मिलेगा, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में समन्वय किया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे। सूक्ष्म जो MSME में अब किया जाएगा, तो MSME को लाभ पहुंचाने के लिए उद्यमान, ई श्रम योजना, NCS और असीम पोर्टल एक साथ जोड़ा जाएगा। तो याद रखेंगे कि जो असीम पोर्टल है, उद्यम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल है और NCS है, इनका संबंध जो है वो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से है, MSME सेक्टर से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि उद्यम, ई श्रम, NCS तथा असीम पोर्टल का संबंध किससे है? तो MSME से है। ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 130 लाख से अधिक MSME को अतिरिक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे। तो ये भी आप याद रखेंगे। MSME से संबंधित क्रेडिट गारंटी ट्रक फॉर माइक्रो एंड स्मॉल जो इंटरप्राइजेज स्कीम है CGTMSE को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसमें MSME उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा। तो यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे। 5 वर्षों में 6000 करोड़ के लिए परिपक्व से रैंप प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे कि रैंप प्रोग्राम भी संबंधित किससे है? तो आपको MSME सेक्टर से है। तो याद रखेंगे कि उद्यम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, NCS पोर्टल और असीम पोर्टल का संबंध आपको सूक्ष्म एवं लघु उद्योग से संबंधित MSME सेक्टर से, और आपको ये भी जो प्रोग्राम है आपको
रैंप प्रोग्राम जो रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई फॉर परफॉर्मेंस प्रोग्राम, रैंप उसी को बोलते हैं, रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। तो याद रखेंगे इसको लिए 6000 करोड़ रुपये रैंप प्रोग्राम के लिए दिया गया। और रैंप प्रोग्राम का संबंध किससे है? आपको एमएसएमई से, जिसका फुल फॉर्म रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम है। रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम, रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम, जिसके लिए आपको 6000 करोड़ दिया गया। और इसका संबंध एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है। उद्यम पोर्टल जो हो गया, उद्यम हो गया, आपको ई श्रम पोर्टल हो गया, और आपको एनसीएस पोर्टल हो गया, और असीम पोर्टल हो गया। इन सारा का संबंध आपको एमएसएमई से है, इसको भी याद रखेंगे। और देखिए सीजीटीएमएससी का पुनरुद्धार के लिए जो एमएसएमई का घोषणाएं है, उसमें आपको ईसीएलजीएस को लागू करना और हॉस्पिटलिटी एवं संबंधित उद्यमों पर विशिष्ट ध्यान देना, विभिन्न पोर्टलों की इंटरलिंकिंग करना, और एमएसएमई के कामकाज को बढ़ावा और इसमें तेजी लाना, रैंप प्रोग्राम को लागू करना। तो याद रखेंगे रैंप प्रोग्राम रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम, जिसके लिए 6000 करोड़ रुपया दिया गया, और इसके थ्रू आपको एमएसएमई सेक्टर को में बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। अब पीएम डिवाइन जो प्रोग्राम है, यह प्राइम मिनिस्ट्रियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। यहाँ पे याद रखेंगे पीएम डिवाइन का जो फुल फॉर्म है वो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसका संबंध पीएम डिवाइन के किससे है? प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। और यह चलाया जाएगा आपको जो हमारा क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है राज्य का, उसके विकास के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया, जिसके लिए आपको पूर्वोत्तर राज्यों को 1500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे इसमें। तो पीएम डिवाइन कार्यक्रम के थ्रू कितने खर्च किए जाएंगे? 1500 करोड़ खर्च किए जाएंगे, और इसका संबंध आपको पूर्वोत्तर भारत के विकास से संबंधित है। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो 112 जिलों में लागू करने वाले हैं, उसके तहत जिला के जो ब्लॉक हैं उसके विकास कम हुआ है, उस पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस कार्यक्रम के तहत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो उस जिले में, उस ब्लॉक में जहाँ पे आपको कम काम किया गया है, तो उसके लिए उसको जो बढ़ावा देने वाले हैं, तो उसको बढ़ावा देंगे, और आपको इसके लिए आपको ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है, और इसके अंतर्गत 112 जो आपको ज़िले हैं उसको नामित किया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे। वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम, वाइब्रेंट जो विलेज कार्यक्रम है, यह उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव है, उससे जो गांव विकास से लाभ के वंचित रह गए हैं, उसके लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, ये जो गांव विकास के क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसका भी आपको वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत उसका विकास किया जाएगा। वर्ष 2022 में 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। तो याद रखेंगे डाटा की 1.5 लाख करोड़ डाकघर को भी आपको उसके बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स की स्थापना किया जाएगा। तो आपको पता है कि 75वां जो हम लोग आज़ादी दिवस मना रहे हैं, उसी के कार्यक्रम के लिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना किया जाएगा, और यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होगा। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट खोलने वाला है इस बजट के अनुसार। इस अमृतकाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत की गई, और इनके अंतर्गत आपको परिवेश पोर्टल है, इसके माध्यम से किसी भी तरह के ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा। तो आपको ये पता है कि ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है और ईज ऑफ लिविंग का जो दूसरा चरण है, उसके अंतर्गत जो पोर्टल शुरू किया गया है, तो वह परिवेश पोर्टल शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे कि परिवेश पोर्टल का संबंध किससे है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो 2.0 है, और ईज ऑफ लिविंग कार्यक्रम के तहत है। जैसे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और सीआरजी क्लियरेंस है, यह परिवेश पोर्टल इसके थ्रू आपको काम करेगा। तो जो परिवेश पोर्टल है वह जो आपको थोड़ा सा सुविधा देगा, और आपको ग्रीन जो क्लियरेंस है, जो आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस होता है, उसको क्लियरेंस करने के लिए आपको परिवेश जो पोर्टल है इसको शुरू किया गया है। कंपनी को आसानी से बंद और समापन करने के लिए सी-पेस की स्थापना की गई है। तो ये भी याद रखेंगे कि सी-पेस का जो संबंध है वो कंपनियों को आसानी से बंद या आसानी से खोलने का जो आसानी से केवल बंद करने का, जो कंपनी बंद होना चाहती है तो सी-पेस के द्वारा सी-पेस के खाली कार्यक्रम के अनुसार इसको ख़त्म किया जाएगा। एबीसीजी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, और कर्नाटक सरकार ने बंगलुरु में भारत का पहला एबीसीजी सेंटर भी गठन किया है। तो ये भी याद रखेंगे कि बंगलुरु में जो है वो आपको पहला एबीसीजी प्रमोशन टास्क फोर्स जो कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया है। तो आप रखेंगे कि एबीसीजी जो है यह आपको जो टास्क फोर्स है इसका शुरुआत किया गया, और इसका पहला जो शुरू कर दिया वो कर्नाटक भी शुरू कर दिया। तो ये भी याद रखेंगे कि एबीसीए कार्यक्रम जो शुरू किया, एबीसीजी कार्यक्रम जो शुरू किया गया है टास्क फोर्स वाला, और इसका जो आपको कार्यक्रम शुरू कर दिया वो कौन सा पहला राज्य था? तो वो कर्नाटक था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एम्बेडेड चिप आधारित ई पासपोर्ट भी जारी किया जाएगा। तो जो एम्बेडेड चिप आधारित पासपोर्ट भी होगा वो आपको 2022-23 के बजट में इसका प्रावधान किया गया है।
बड़े पैमानों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी पर विचार करते हुए बैटरी अदला-बदली नीति जो है उसको लाई जाएगी कि मतलब बैटरी लाइए और दूसरी बैटरी मतलब चार्ज बैटरी लेके जाइए। तो इस कार्यक्रम को भी आपको शुरू करने का सरकार का विचार है। भू दस्तावेजों के आईटी आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर पहचानने की प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यूनिक लैंड और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भूमि दस्तावेज जो है ना उसको जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से आपको जोड़ा जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। दूर दराज के क्षेत्रों के सहित ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। तो आप याद रखेंगे कि जो गाँवों में जो रखा गया है, गाँवों में जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 तक रखा गया है। तो इसको याद रखेंगे कि जो ऑप्टिकल फाइबर का बिछाने का लक्ष्य 2025 है। 2022-23 में हर घर नल के जल के तहत 3.8 परिवारों को कवर किया जाएगा। अभी तक 8.7 परिवार करोड़ को कवर कर चुका गया है। तो यह याद रखेंगे 2022-23 तक हर घर नल जल का कार्यक्रम लगभग 4 करोड़ परिवारों को देना है। 2022-23 में पीएम जो आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपए लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने किया। ताप विद्युत के संयंत्र में 5 से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में जलाया जाएगा तथा प्रति वर्ष 38 MMT CO2 की बचत इस कार्यक्रम के द्वारा होगी। उद्योगों के लिए गैसोफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन करने हेतु 4 प्राइवेट योजनाएं भी स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। तो सॉवरेन जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं इसको जारी किसके लिए किया जाएगा? तो हरित अवसंरचना को जुटाने के लिए। 2022-23 में सहकारी समितियां और कंपनियों दोनों में समानता लाने के लिए टैक्स की दर 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया। तो याद रखेंगे सहकारी समितियों को जो कंपनी में समानता लाने के लिए जो सहकारी कोऑपरेटिव समिति थी तो उसको भी एक बराबरी देने के लिए 18.5% जो पहले टैक्स था उसको 15% कर दिया गया है। नागरिकों की कौशल प्रदान करने के लिए जो अब देखिए इसमें एक चीज़ है यहाँ आप याद रखेंगे जो पहले भी सहकारी समितियाँ जब आपको जो कंपनी में साथ करती थी तो ये आपको 18.5% टैक्स देती थी और ये 15%। तो अब क्या किया गया है कि ये भी आपको 15% टैक्स देंगे और ये भी 15% टैक्स देंगे। तो दोनों को एक समान ला के आपको खड़ा किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नागरिकों को कौशल प्रदान करने के लिए एक साथ आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड जो देश स्टॉक ई पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या है कि नागरिकों को सशक्त बनाना ताकि वे ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी कुशलता का विकास कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के तहत विवादों के समय निपटारा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे क्रिप्टो करेंसी है उस पे जो टैक्स का दर रखा गया है वो 30% रखा गया है। तो याद रखेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स का दर कितना रखा गया है 30%। कांटे एवं तरासे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों की सीमा शुल्क पर 5% कम कर दिया गया है। सरकारी समितियों के जो सरचार्ज हैं उसको 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। अब यहाँ देखते हैं कि जो बजट 2022 के तहत विभिन्न योजनाओं पर जो खर्च किया गया वो सर्वाधिक किस योजना पे खर्च किया गया? तो सर्वाधिक जो खर्च किया गया है वो मनरेगा पे 73,000 करोड़, पीएम जो किसान 2-2000 की किस्त आता है उसमें 68,000 करोड़ और जल जीवन मिशन के तहत 60,000 करोड़ रुपए की खर्च की गई है। और 2022-23 के तहत जो विभिन्न मंत्रालय के सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है तो जो मंत्रालय में सर्वाधिक खर्च हुआ है वो रक्षा मंत्रालय में। आपको पता है कि सर्वाधिक अभी रक्षा पे भारत सरकार का अभी ध्यान दिया जा रहा है। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य जो मंत्रालय है उसके लिए 2,70,000 करोड़ और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 1,99,000 करोड़। तो 3 जो खर्च में सर्वाधिक है वो रक्षा से संबंधित, आपको उपभोक्ता से संबंधित और सड़क से संबंधित, और सर्वाधिक जो योजना पे खर्च किया गया मनरेगा, पीएम किसान तथा जल जीवन मिशन। तो आशा करते हैं कि इसको आप एक-एक करके बहुत अच्छे से देख चुके होंगे। नहीं होगा तो इसको 2-3 बार और देखेंगे और इसको ध्यान में एक मोटा-मोटी के तौर पर रखेंगे कि ऑप्शन से हम लोग याद कर सकें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।